हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री इडेक्ट चैप्टर 2 न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 CE टू 1200 CE। तो हमने पिछले वीडियोस में थोड़ा राजपूत के बारे में पढ़ा था तो हर्षा के बाद की डायनेस्टीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि राजपूत के पास जब पावर आ जाती थी, वो बहुत उनके पास पावर आ गई है, बहुत बड़ी आर्मी हो गई है, तो वो क्या करते थे, अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे। जैसे लोग उनको क्या बोलते थे, महाराजा अधिराज मीन्स सबसे बड़ा किंग, बहुत बड़ा किंग, पूरा जो जिसके अंदर सामंत सारे हैं, लॉर्ड्स बन गया है वो। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन मतलब त्रि और भुवन, त्रि मतलब तीन और भुवन मीन्स धरती, तीन लोक का राजा। समझ आई? तो अपने आप को ये बड़े बड़े टाइटल्स देना शुरू कर देते थे, महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। फिर क्या करते थे ये लोग, जो है अपनी सेना में सिर्फ राजपूत लोगों को ही लेते थे। जो लोग राजपूत से बिलोंग करते थे, फैमिली से, उन्हीं को ये सोल्जर्स के रूप में लेते थे अपनी आर्मी के लिए। क्यों लेते थे? क्योंकि ये लोग ऑनेस्ट होते थे, दे वर लॉयल टू देयर किंग्स। वो उनके लिए लॉयल्टी का काम, पूरा लॉयल्टी से काम करते थे, दे वर लॉयल टू द किंग्स। अब और क्या होता था, ये जो किंग्स बन जाते थे, जो महाराजा अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, ये क्या करते थे, ये अपनी पावर जो है, सपोर्ट और पावर जो है वो अपने सामंत के साथ, वेसल्स के साथ शेयर करते थे। ठीक है? और जो भी इनके ताकि इनका एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन जाए, अपना जो इनका डायनेस्टी थी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अपने सामंत्स को और अपने वेसल्स को साथ लेके चलते थे। तो अब हम देखते हैं कि इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या था। तो मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या था, बहुत इजी है, इसको हम अपने जो आज का टाइम है उसी में मैंने उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके लिखा है। जैसे सबसे पहले भुक्ति, हमने बोला कि उन्होंने एक राष्ट्र बना हुआ था, राष्ट्र को आगे डिवाइड किया हुआ था छोटे भुक्ति में, जिसमें 50-60 विलेजेस मिला के इकट्ठे एक भुक्ति या एक प्रांत बना दिया जाता था, जो किसके अंडर में काम करता था, प्रांतपति के। ये जो 50-60 विलेजेस थे, ये किसके अंडर में थे, प्रांतपति के। अब ये आगे जो 50-60 विलेजेस थे, जिसको हम ये कह सकते हैं स्टेट्स और छोटी मोटी यूनियन टेरिटरी, सब उनको मिला के, तो आगे वो आते थे डिस्ट्रिक्ट्स में। जो हमारी स्टेट्स हैं, आप ये समझ सकते हो कि ये स्टेट्स का काम कर रही है, उसके बाद हमारे आते थे डिस्ट्रिक्ट्स, जो विषयास उनको बोला जाता था, और इनको कौन हेड करता था, विषयापति। ये विषयापति के अंडर में आते थे, उनका जो सारा देख रेख थी, उनके कंट्रोल, जो उनका डिसीजन थे, वो विषयापति लेते थे। उसके बाद आते हैं नगर और सिटीज, जो छोटे छोटे नगर आपने देखे होंगे, आपके आसपास नगर है, जो सिटीज है, तो वो किसके अंदर आती थी, समितिज। अब ये समितिज कौन बनाता था, ये समितिज होती थी कुछ जो वेल्दी पर्सन्स थे, वो मिलके समिति बना लेते थे और फिर वो इनको कंट्रोल करते थे, जो नगर या सिटीज हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आज के टाइम में हम देखते हैं यहाँ पे कमेटी वगैरह है, तो नगर पालिका में वहाँ वो चीज हम कह सकते हैं कि उस टाइम में समितिज थी। तो उसके बाद आते हैं ग्राम और विलेज, ये भी आपको पता है कि, और ये किसके अंडर में आते थे, ग्रामिक या ग्रामपति, जो हम कह सकते हैं कि वहां का जो विलेजेस में होते हैं सरपंच वगैरह, वो चीज आ गई है, ग्रामिक ग्रामपति उनको बोला जाता था। तो आपको समझ में आ रहा है, ये एक्ट कर रहे हैं हमारे आज की स्टेट्स के साथ। ये फिर डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हमारे, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, फिर नगर आ रहे हैं, और उसके बाद जो है छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस आ रहे हैं। यहाँ 50-60 विलेजेस या स्टेट्स मिलके बन रही हैं, यहाँ छोटे छोटे विलेज आ रहे हैं। अब ये सब कुछ तो आ रहा है, लेकिन इनके पास पेमेंट कैसे आती थी? अगर कोई इश्यूज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई है या ड्रॉट हो गया है, सूखा पड़ गया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए तो वो अपने हेड के पास ही जाएंगे। तो उनके पास पेमेंट कहाँ से आती थी? वो लोग कैसे उनकी हेल्प करते थे कि हार्ड टाइम्स में उनकी हेल्प हो सके, या उनके अपने एक्सपेंसेस चल सके, जो इनकी सैलरीज हैं ये सब निकल सके, तो वो कहाँ से निकलती थी? तो उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम
लैंड रेवेन्यू, इट वॉज कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू। वो जगह का जो है टैक्स लेते थे, हम लोग भी देते हैं ना हाउस टैक्स, बिजनेस टैक्स, जो शॉप के आपके होते हैं वो टैक्स, सारे वो उन चीजों को मिला के। एंड इट वॉज फिक्स्ड एट हाफ टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मीन्स जो वहां पे प्रोडक्शन होती थी लैंड पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां खेती करते थे, तो जितनी प्रोडक्शन होती थी वो फिक्स था कि आपको हाफ देना है या 1/6 देना है, वो लैंड के हिसाब से उनकी डिवाइडेशन हुई थी। फिर आता है टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम कैटल हर्डर्स। अब जिनके पास जमीन नहीं है, वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो वो लोग टैक्स पे करते थे कैटल हर्डर्स जो बिजनेस चला रहे हैं उस चीज का, ट्रेडर्स जो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेड में लगे हुए थे, और आर्टिशियंस जो कुछ आर्ट का, पॉटरी, जैसे हम कह सकते हैं कि पॉटरी में इन्वॉल्व थे, उनका वो बिजनेस था उसमें चल रहा था, या जो स्कल्पचर्स बनाते थे उनसे भी वो टैक्सेस लेते थे। तो ये उनकी तरह चल रहा था। और कई बार ऐसा होता था कुछ ट्रेवलर्स आते थे, वो भी गिफ्ट देके जाते थे। एक राजा के पास अगर दूसरा राजा आ रहा है तो वो क्या करता है कि वो उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, थाल ला रहे हैं, एक पूरी संदूक आ रही है शर्फियों से भर के, तो ये चीजें जो है उनका टैक्स का काम करती थी। ये हमारा जो है मिलिट्री स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है राजपूत्स का, ठीक है। ये मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा, और इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि सेम हमारी ही जो हमारी आज की सिचुएशन है उसके साथ कुछ मिलता जुलता है, या ये कह सकते हैं हमारी जो आज की कंडीशन है वो शायद उसी टाइम से मिलती जुलती है और हमने ली हुई है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।